ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब बात करेंगे गुजारा भत्ते पर सुप्रीम फैसला। तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं भी अब उनको गुजारा भत्ता मांगने का हक है और यह फैसला सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर दिया है। तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को भी गुजारा भत्ता मांगने का हक। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से मुस्लिम उलेमाओं के बीच में बहस जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल में बने विवादित कानून से अलग ये एक बड़ा फैसला सुनाया है, इसलिए इसको शाहबानो 2.0 भी कहा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को भी आपराधिक दंड संहिता सीआरपीसी की धारा 125 के तहत गुजारा भत्ता पाने का हक है। पिछले दिनों तेलंगाना हाई कोर्ट ने अब्दुल समद को अपनी पत्नी को गुजारा भत्ता देने का निर्देश दिया था। इस आदेश के खिलाफ अब्दुल समद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि महिला चाहे किसी भी धर्म की हो, उसे शादी टूटने पर पति से गुजारा भत्ता मांगने का हक है। 38 साल पहले जब सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानों को पति से गुजारा भत्ता लेने का हकदार बताया था, तब उलेमाओं के आगे झुककर तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने संसद से कानून पारित करवा दिया था। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और दूसरे संगठनों ने इसे मजहब में हस्तक्षेप माना है। शरीयत कानून का हवाला देकर उलेमा प्राचीन व्यवस्था बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन एक नागरिक के तौर पर मुस्लिम महिलाओं के संवैधानिक अधिकार पर उलेमाओं का विरोध तर्क संगत नहीं लगता, क्योंकि मुस्लिम महिलाओं का जो हक है वो भी है। और आइए आपको सुनाते हैं इस पर क्या कुछ कहा बीजेपी के नेता सुधांशु त्रिवेदी ने। मुस्लिम महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी राहत और मानवीय संवेदना का मार्ग प्रशस्त किया है। तो मानवीय संवेदना का मार्ग प्रशस्त किया, यह कहना है बीजेपी के नेता सुधांशु त्रिवेदी का। और जनता दल यूनाइटेड के केसी त्यागी क्या कुछ कहते हैं, आइए आपको यह भी सुनाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का हम स्वागत करते हैं। जाति या धर्म के आधार पर फैसले नहीं होने चाहिए, लिहाजा मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों का भी हम समर्थन करते हैं। क्या कुछ कहती हैं शाजिया इल्मी इस पूरे मामले पर, आइए आपको यह भी सुनाते हैं। अब मुस्लिम महिलाएं जो कि तलाकशुदा हैं, बाकायदा कानूनी प्रावधान का इस्तेमाल करके गुजारा भत्ता की मांग कर सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि सीआरपीसी की धारा 125 के तहत अब मुस्लिम महिलाएं जो तलाकशुदा हैं मेंटेनेंस की अलाउंस की मांग कर सकती हैं और ये अनिवार्य होगा कि उनको ये मेंटेनेंस दिया जाए। और समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन क्या कुछ कह रहे हैं इस पर, आइए ये भी सुनते हैं। गुजारा भत्ता हम समझते हैं उस महिला के लिए तो जायज़ है जिसको मामूली बात पे तलाक हो गई या किसी उसके शौहर ने दूसरी औरत के चक्कर में, शादी के चक्कर में उसे तलाक दे दी, वहाँ तक तो सही है। लेकिन अगर किसी की बीवी करप्ट है, उसके अवैध संबंध है लोगों से और उसके बाद उसने उसे तलाक दे दी और उसके बाद वो लिविंग रिलेशनशिप में रह रही है, तो क्या उसको भी भत्ता दिया जाए? क्या वो औरत जो दूसरा निकाह कर ले, क्या उसको भी भत्ता दिया जाए? तो तमाम सवाल उठाते हैं समाजवादी पार्टी के एसटी हसन और मुस्लिम विद्वान एमडी शफीक क्या कुछ कहते हैं, आइए आपको ये भी सुनाते हैं। अलबत्ता ये जो मेंटेनेंस का जुमला जो है कि वो अपने शौहर से जब तक के वो दूसरी शादी ना कर ले या जब तक वो हयात से है, जब तक मर न जाए, शौहर से मेंटेनेंस लेना, ये इस्लामिक शरिया के ख़िलाफ़ है। ये इस्लाम में ऐसा सिस्टम नहीं है और ये इससे एक मर्दों पर एक और ज़्यादा एक ज्यादती होगी। तो आपने सुना कि कह रहे हैं कि ये मेंटेनेंस का जुमला और ये कह रहे हैं कि पुरुषों के खिलाफ ये ज्यादती होगी, ये शरिया में नहीं है। तो इस तरह की तमाम आवाज़ उठ रही है। इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर अतीकुर रहमान जुड़े हुए हैं। अतीकुर रहमान जी, बहुत स्वागत है आपका। और रहमान जी रिसर्चर हैं इस्लामिक स्टडीज़ पे, और हमारे साथ फरहा फैज़ जो कि एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट में और
जिसको कहते हैं सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। फरहा फैज जी, बहुत स्वागत है आपका इस पूरे विषय पर। बातचीत करेंगे आपसे, और इसके साथ ही साथ विनोद मिश्रा, हमारे कंसल्टिंग एडिटर, वो भी जुड़े हुए हैं। शुरुआत विनोद मिश्रा जी के साथ करना चाहेंगे। विनोद जी, आपने पूरी खबर सुनी, देखी, जानी, और इसको शाहबानो 2.0 भी कहा जा रहा है, क्योंकि 38 साल बाद एक बार फिर कहीं ना कहीं कोर्ट ने उसी तरह का फैसला दिया है जैसे शाहबानो के मामले में दिया था। कैसे इस पूरे फैसले को का आकलन करेंगे आप? देखिए, जब मैं आपकी रिपोर्ट देख रहा था तो मैं आपको बिल्कुल ये बताऊं कि इस दौर में, इस डिकेड में अगर आप कहें कि ये दो बड़े फैसले जो हैं, वो दो बड़े फैसले ट्रिपल तलाक और ट्रिपल तलाक के बाद ये जो कल का आपने सुप्रीम कोर्ट का 125 का जो सीआरपीसी का जो सुप्रीम कोर्ट ने एक सेकुलर कानून बनाते हुए, सेकुलर कानून मानते हुए उसने सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है, नॉट ओनली मुस्लिम महिला, वुमेन, किसी भी धर्म संप्रदाय जाति की महिलाएं हैं, उनको मेंटेनेंस के लिए उनको गुजारा भत्ते का मांगने का हक है। तो एक ये सेकुलर देश जब आप कहते हैं, एक सेकुलर संविधान की बात आप कहते हैं, उस देश में सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट कर दिया कि उसमें अलग अलग कानून नहीं होंगे। और ये कानून करते हुए जब आप देखते हैं कि एक बार अगर इस मुस्लिम महिला को ट्रिपल तलाक के मामले में जो भारत सरकार का एक फैसला था, संसद ने वो कानून बनाया, तो एक किस तरह से एक एम्पावरमेंट मिला जो एक्सप्लॉयटेशन था मुस्लिम महिलाओं को। और ये जो पावर उनको ये सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से दे, सच में आप कह सकते हैं कि ये एक क्रांतिकारी फैसला है। क्रांतिकारी फैसला इसलिए आप ये समझ लें कि ये जब आप अपनी रिपोर्ट में बता रहे थे कि इतिहास कैसे दोहराता है, ये भी ये समझने की जरूरत है। 86 का वो कानून था जो भारत सरकार में राजीव गांधी तत्कालीन प्रधानमंत्री, इसी 125 को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने तब फैसला दिया था। शाहबानो ने 79 रुपये गुजारा भत्ता के लिए मांग की थी। जो जिला कोर्ट ने शाहबानो के पक्ष में फैसला दिया था, वो बात आते आते सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची थी, और शाहबानो ने महज 79 रुपये की मांग की थी कि हमें गुजारा भत्ता चाहिए। और एक बुजुर्ग महिला का आप ये देखिए कि बरसों तक जब वो सुप्रीम कोर्ट में आई थी केस लड़ते लड़ते, और जब सुप्रीम कोर्ट ने उनके पक्ष में यही सीआरपीसी 125 का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, तो सारे उलेमा उसके विरोध में राजीव गांधी के घुटने टेकने पड़े थे, और संसद से एक मुस्लिम कानून लेके आए, संरक्षण को लेके आए, और जो कानून का हवाला देके फिर 38 साल के बाद वही मुस्लिम जो वो पति हैं तेलंगाना के जो सदब साहब हैं, वही कानून लेके गए थे कि इसमें हमें ये संरक्षण है और इस संरक्षण को आप बदल नहीं दे सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको आर्टिकल ये सीआरपीसी 125 का हवाला देते हुए कहा कि ये देश का एक सेकुलर कानून है, वो किसी भी महिला को ये हक है कि वो गुजारा भत्ता मांग सकती है, और उसके पक्ष में फैसला दिया है। निखिल जी जी जी, निश्चित तौर पर इस पर और आगे बातचीत करते हैं। फरहा फैज, आपको लगता है जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि ये क्रांतिकारी फैसला है, महिलाओं को और खासतौर पर मुस्लिम महिलाओं को ये संबल प्रदान करेगा, क्या कहेंगे आप? हेलो फरहा, आप हमें सुन पा रही हैं? जी, अब आई आवाज आपकी। जी 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 जी, मैं कह रहा हूं कि जिस तरह से इस फैसले को क्रांतिकारी बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि शाहबानो 2.0 का यह फैसला है जिस पर तमाम विरोधी सुर भी उठ रहे हैं, लेकिन कम से कम जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनको ये सशक्त बनाता है, क्या कहेंगे आप? देखिए, डेफिनेटली 1986 में जो जजमेंट आया था वो भी गुजारा भत्ता को लेकर के ही था, जो बहुत अच्छा अपने आप में जजमेंट था। लेकिन पूरी की पूरी कोशिश की गई उस वक्त मौलानाओं की, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की, जमीयत उलमा हिंद की, कि उस वर्डिक्ट को जो है वो चेंज कर दिया जाए, और उन्होंने अपनी ड्राफ्टिंग जो है वो उस वक्त पास कराई, और एक उस वक्त एक्ट फ्रेम हुआ, द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स। तो उसमें सिर्फ और सिर्फ इद्दत पीरियड के लिए इन्होंने कहा कि गुजारा भत्ता दिया जाएगा, और लेकिन उसके सेक्शन 5 में इन्होंने कहा कि अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों एग्री हैं तो 125 सीआरपीसी का जो है वो प्रोविजन में वो लोग जा सकते हैं। तो अगर वहां पर इन्होंने ये एडमिट किया है कि 125 सीआरपीसी में जा सकते हैं, तो आज अगर ये दोबारा से जो इन्होंने एक बादल सा ले आए थे कि इसमें हस्बैंड की भी सहमति होनी चाहिए अगर 125 सीआरपीसी में जा रहे हैं, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आज ये क्लियर कर दिया है कि अगर कोई लेडी तलाक के बाद में
गुजारा भत्ता मांगती है और वो 125 सीआरपीसी के प्रोविजन का इस्तेमाल करना चाहती है, तो उसमें उसके हस्बैंड की कंसेंट का कोई जरूरत नहीं है। वो अकेले भी ये सूट फाइल कर सकती है और इस प्रोविजन का जो है वो लाभ ले सकती है। लेकिन आज भी मौलाना परेशान है। मुझे सुनने में आया है, क्योंकि इस वक्त मैं सहारनपुर में ही हूँ, और मुझे सुनने में आया है जमीयत उलमा हिंद ने अपनी लीगल कोर की जो है वो मीटिंग कॉल की है, शाम में उनकी मीटिंग है। ये डेफिनेटली उनके मुंह पे जो है वो तमाचा है। दोबारा से फिर ये लोग बिलबिला रहे हैं कि जो मुस्लिम मेल है उस पर ये ज्यादती हो जाएगी। जैसे अभी मैं आपकी रिपोर्ट देख रही थी, उसमें एक ये वर्डिक्ट आया था कि ये मुस्लिम मेल पर जो है वो अतिरिक्त बोझ होगा। तो अगर हम शरिया की भी बात करते हैं, जिस शरिया की ये दुहाई देते हैं, उस शरिया में भी इतने सारे प्रोविजंस हैं फीमेल को फाइनेंशियली स्टैब्लिश करने के। आप ये बता दीजिए, उस वक्त जब फीमेल की फाइनेंशियल इस्टेब्लिशमेंट की बात शरिया करता है, वो प्रोविजन क्यों ये उस समुदाय में नहीं बताते, क्यों ये जो मुस्लिम मेल है उन पर इम्पोज नहीं करते कि ये आपको फॉलो करना जो है ये शरिया लॉ को जरूरी है, मैंडेटरी है। जब तलाक दे दिया जाता है, क्यों उसका स्त्री धन नहीं दिया जाता, क्यों उसके मेहर को डिसाइड करने के लिए उसकी राय नहीं ली जाती। तो ये जब ये चीजें हो रही होती हैं तो तब ये अवेयरनेस कहाँ चली जाती है, तब इनकी परेशानी कहाँ चली जाती है। लेकिन आज अगर एक औरत इतनी लंबी लड़ाई लड़ करके फैमिली कोर्ट, फिर हाई कोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ये अपना एक कोई राइट ले पाती है, तो इनको फिर बेचैनी शुरू हो जाती है और ये बिलबिलाने लगते हैं और दुहाई देने लगते हैं शरिया की। शरिया में ऐसे कोई प्रोविजन नहीं है जो मुस्लिम औरत को इतना कमजोर बनाती हो और कि वो अपने जो हक है उनका इस्तेमाल ना कर सके और मुस्लिम मेल पर ही डिपेंड रहे। तो डेफिनेटली आज जो ये जजमेंट आया है जस्टिस नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसी की बेंच से, ये तारीफ के काबिल है। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 14 है, जिसमें इक्वलिटी बिफोर लॉ है, तो कानून सबके लिए एक है। आइदर द वुमेन इज बिलोंग टू हिंदू कम्युनिटी और मुस्लिम कम्युनिटी और एनीवन एल्स। तो उसमें जो है किसी भी किसी के साथ जाति धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। निश्चित तौर पर यह फैसला है। अतीकुर रहमान जी, ये अगर मुस्लिम महिलाएं सशक्त हो रही हैं तो मुस्लिम पुरुषों को कोई दिक्कत है क्या इसमें? क्यों इस तरह के बयान क्यों हमको देखने को मिल रहे हैं? निखिल जी, बहुत बड़ी दिक्कत पैदा हो गई है। ना सिर्फ उलेमा बल्कि वो तमाम लोग जो अपनी बेटियों की शादी करते हैं, अपनी बहुओं को घर में लाते हैं। यहाँ पर आपको रोकना चाहेंगे अतीकुर रहमान जी। जफर इस्लाम बीजेपी के प्रवक्ता एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं, आप सबको वहीं सीधे लिए चलेंगे, इसके बाद इसमें जोड़ेंगे आपके साथ। तो जफर इस्लाम बीजेपी के प्रवक्ता इस विषय पर वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने जा रहे हैं, हम आपको सीधे वहीं जोड़ रहे हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है उसका मकसद है जो ऑपोजिशन में, खासकर राहुल गांधी और बहुत सारे ऑपोजिशन के लीडर जो झूठ और फरेब और साथ साथ लोगों को गुमराह कर रहे हैं, उसका पर्दाफाश करना है। आप अक्सर देखते हैं कि राहुल गांधी जी और खास के सदन के पटल से भी उन्होंने हिंदू धर्म का तो अपमान किया ही है, लेकिन मानो ऐसा लगता है जिस तरह से झूठ बोलते हैं कि उन्होंने एक नया धर्म जो है उसका पालन करना शुरू कर दिया, वो झूठ बोलने का धर्म। इसलिए अक्सर वो हर अपने स्पीच में झूठ बोलते हैं। आज उसी को आंकड़े को दिखाते हुए उस झूठ का पर्दाफाश करना चाहता हूं। देखिए, अक्सर वो आप सुनते होंगे राहुल गांधी और बहुत सारे विपक्ष के लीडर उनको जो फॉलो करते हैं, वो कहते हैं कि देश में बेरोजगारी है या जॉब क्रिएशन नहीं हो रहा है या देश की अर्थव्यवस्था स्ट्रांग नहीं है। ये सिर्फ राहुल गांधी और अपोजिशन बोलते हैं, दुनिया नहीं बोलती है, मैं बता रहा हूं। या महंगाई बहुत बढ़ रही है। आज इन तीनों मुद्दे पे और खास के जॉब क्रिएशन पर, जो रोजगार के मामले पे, मैं आपके सामने बहुत सारे ऐसे आंकड़े रखूंगा जिससे राहुल गांधी जी और उनके जो ब्रिगेड है उनका पर्दाफाश हो जाएगा। मैं बताना चाहता हूं कि पूरे दुनिया में कोविड के बाद और खासकर पिछले 2 सालों से पूरे दुनिया में अगर सबसे बेहतर जो अर्थव्यवस्था
जिस देश की है वो भारत वो देश है जिसमें इन्फ्लेशन कंट्रोल में है। 3 महत्वपूर्ण चीज होती है, इन्फ्लेशन है, जॉब क्रिएशन है और बाकी जो मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स है, उस तीनों मापदंड में भारत सबसे आगे है, सबसे सक्सेसफुल नेशन है इन तीनों चीज को मैनेज करने में। आज आप देखिए जिस तरह से ग्रोथ रेट है भारत की, वो दुनिया के जो पूरे ग्रोथ इंक्रीमेंटल जीडीपी जो बोलते हैं, वो पूरे दुनिया के इंक्रीमेंटल जीडीपी का 18%, ऑलमोस्ट 1/5 आपके देश से आता है। फिर भी ऑपोजिशन के लीडर कहते हैं देश की अर्थव्यवस्था ठीक नहीं है। हो सकता है उनकी पार्टी की व्यवस्था ठीक नहीं हो, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था ठीक है। ये मैं आपको बताना चाहता हूं और ये इस बात को दुनिया के हर मल्टीलैटरल, हर बड़ी इंस्टीट्यूशंस, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और दुनिया के बड़े बड़े बैंक जिनका भारत से कोई लेना देना नहीं, वो सिर्फ आंकड़ों और जो उनका एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे जाते हैं। उनके हिसाब से इन्फ्लेशन जो है हिंदुस्तान में कंट्रोल में है, जो महंगाई दर है, अर्थव्यवस्था यहां पर, और सबसे ज्यादा जॉब क्रिएशन में नंबर 1 दुनिया में भारतवर्ष है। ब्रीफली मैं थोड़ा सा आपको कुछ आंकड़े बताता हूं, उससे आपको भी समझ में आएगा कि जो लोग का जो डबल स्टैंडर्ड है उसका उनको बेनकाब आज करना चाहता हूं। आपने देखा होगा कि आरबीआई की रिपोर्ट आई, आपने देखा होगा जिसमें उसमें बताया कि पिछले 1 सालों में 2023-24 में जो है लगभग 5 करोड़ जॉब क्रिएशन हुआ, और सारे डेटा मेरे पास है, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। जो पूरा वर्क फोर्स था वो 57.9 करोड़ था और अभी 64.3 करोड़ है। लगभग 5 करोड़ जॉब क्रिएशन सिर्फ 1 साल में हुआ है। ये आंकड़े आरबीआई के हैं, अभी जो पब्लिश है वो दिखता है। दूसरी तरफ इंपॉर्टेंट बात है कि पिछले 10 सालों में 2014 से लेकर 2024 तक हमारे 10 साल के कार्यकाल में हमने 12.5 करोड़ जॉब क्रिएट किया है। 12.5 करोड़ जॉब, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। पूरे दुनिया में सबसे सक्सेसफुल जॉब क्रिएशन करने वाली जो देश है वो भारतवर्ष है। इसकी वजह है कि हमारे यहां जो लीडरशिप है, और देश की जनता को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने एक स्टेबल सरकार बार बार दिया, उससे हमने बहुत अहम, कड़े और जो देश हित वाले फैसले और एक पॉलिटिकल विल जिसके लिए चाहिए और एक स्ट्रांग लीडरशिप जो चाहिए थी, उसके बेसिस पे हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में जो डिसीजन लिए गए, चाहे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हो या पॉलिसी रिफॉर्म्स हो, उन सब की वजह से देश की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी हुई, देश आगे बढ़ रहा है और साथ साथ जॉब क्रिएशन बहुत हुआ। हमने 12.5 करोड़ जॉब क्रिएट किया इसलिए कि हमारे देश में ग्रोथ है। बहुत लोग स्ट्रगल कर रहे हैं ग्रोथ की, दुनिया की कई कंट्री ग्रोथ के लिए स्ट्रगल कर रही है, जबकि देश में आप देखिए चाहे वो पीएमआई का डेटा हो, सर्विसेज पीएमआई हो या मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, दोनों का डेटा समझ में आता है कि बहुत ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज और देश की अर्थव्यवस्था तेजी से चल रही है। लेकिन वही जब 2004 से 2014 की जब सरकार थी, वो एक ऐसे आदमी की अगुवाई में थी, उस वक्त के जो प्रधानमंत्री थे आदरणीय मनमोहन सिंह जी, वो खुद एक अर्थशास्त्र इकोनॉमिस्ट है, लेकिन उनके समय में 1/5 मतलब 2.9 करोड़ जॉब ही क्रिएट कर पाए वो 10 सालों में, जबकि हमने 10 सालों में 12.5 करोड़ जॉब क्रिएट किए। आप अगर लेबर पार्टिसिपेटिंग फोर्स के नंबर देखिए, लेबर फोर्स पार्टिसिपेटिंग रेशियो वो 57.9 हो गया 2022 से 23 में, और अगर आप वर्क पार्टिसिपेशन रेट्स देखिए तो वो 56 हो गया है, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है 2017 में जो था 6%, वो घट के अब 3.2 हो गया है। तो इससे समझ में आता है कि देश में अर्थव्यवस्था जो है बढ़ी है, ग्रोथ बढ़ रहा है, जॉब क्रिएशन हो रहा है, और जो है अर्थव्यवस्था में तेजी है। एक और तरीका है देखने का, आप अगर देखिए कि ईपीएफओ में जो जितने लोग ने एनरोल किए हैं उसके भी अपने रिकॉर्ड नंबर हैं। वो अपने आप में बताता है कि हाईएस्ट एवर जो है उस वक्त जो एनरोलमेंट हो रहा है, जाहिर है जब एनरोलमेंट हो रहा है ये
जो है ऑर्गेनाइज सेक्टर में जब इन्वॉल्वमेंट होता है तो ईपीएफओ में आंकड़े दिखते हैं। उसके अलावा अगर आप देखिए कि इसमें हमने ये सारा कुछ कैसे कर पाए, इस पूरे चीज को करने का अंजाम देने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री की जो स्कीम थी पीएलआई स्कीम, हमने देखा पीएलआई स्कीम के बारे में कितना जो है अपोजिशन ने बार बार इसके खिलाफ जो है मुहिम चलाई, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने समझा था कि देश हित में, देशवासियों के हित में यह अच्छी स्कीम है और इससे बहुत सारे रोजगार का दरवाजा खुलेगा और यहां देश आत्मनिर्भर बनेगा। आज अब एक छोटे से मिसाल को देता हूं आपको कि टेलीकम्युनिकेशन स्पेस में हम जो है जब पीएलआई स्कीम को चालू किया तो उसके बाद से आज देखिए कैसा फर्क आया। 2014 तक 13-14 तक जो है हम 5 करोड़ मैन्युफैक्चरिंग करते थे मोबाइल फोन का और 21 करोड़ जो है हम इंपोर्ट करते थे। आज गर्व से कहता हूं ये पॉलिसी की वजह से, ये हमारे लीडरशिप की सोच की वजह से, जो दूर तक वो सोच सकते हैं और सकारात्मक फैसले ले सकते हैं, इसलिए आज 33 करोड़ फोन यहां बनते हैं पीएलआई स्कीम को। ऐसे जाहिर है 33 करोड़ फोन बनने लगे, जब 5 करोड़ से 33 करोड़ तो उतनी जॉब क्रिएशन तो होगी ही। ये एक स्पेस के बारे में एक उदाहरण के तौर पे बता रहे हैं, हर सेक्टर में इस तरह के उदाहरण मिलेंगे, लेकिन चूंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप बहुत सारे उदाहरण नहीं दे सकते, इसलिए एक उदाहरण दिया है कि 33 करोड़ फोन अब देश में बनते हैं और 5 करोड़ फोन हम एक्सपोर्ट करते हैं। हम क्या करते थे पहले, 21 करोड़ इंपोर्ट करते थे, 5 करोड़ हम अपने यहां जो है मैन्युफैक्चर करते थे। अब मैन्युफैक्चरिंग हो रही है 33 करोड़ की और 5 करोड़ एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो ये फर्क जो है आत्मनिर्भर होने के साथ साथ देश जो है मजबूत हो रहा है, ये भी एक्सपोर्ट भी कर रहा है, दूसरी दुनिया में भेज रहा है, वो भी आपके सामने आंकड़े हैं। वहीं आप देखिए डिफेंस सेक्टर में हम पूरे तौर पे जो थे वो डिपेंडेंट थे कि हमें फॉरेन कंट्रीज से जब तक इंपोर्ट नहीं करेंगे कोई भी चीज डिफेंस से रिलेटेड जो है इंस्ट्रूमेंट हो, कोई भी एक छोटा सा सामान भी हो, पाल पुर्जा भी, वो भी हमको बाहर से ही मंगाना पड़ता था। लेकिन हमारी नीतियों की वजह से प्रधानमंत्री ने जो फैसले लिए कि देश को आत्मनिर्भर बनाना है डिफेंस सेक्टर में, आज हम खुद को आत्मनिर्भर तो बना ही लिया है, लेकिन साथ साथ एक्सपोर्ट भी जो है लगभग 22,000 करोड़ का हमने एक्सपोर्ट भी किया है। उसके अलावा अगर आप देखिए जो बहुत अहम जो आज के दिन में इन्फ्लेशन की, जैसे मैं बात कर रहा था कि इन्फ्लेशन में जो है आज हमारे पास हेडलाइन इन्फ्लेशन 4.75 के आसपास जो है 4.75 के आसपास है जो जून का है, लेकिन जून का भी डेटा आया नहीं, मई का जो है उस पर 4.75 के आसपास है और कोर इन्फ्लेशन जो है वो जो है 3.3% पे है। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन बढ़ा है। मैं मानता हूं कि अगर पूरे दुनिया के परिप्रेक्ष्य में देखिए तो सबसे बेस्ट इन्फ्लेशन मैनेजमेंट हमारी सरकार ने किया है और इसलिए आज भी जो पहले से फॉर्मूला रखा था 4+-2 उसके अंदर ही है और पूरे 10 साल का अगर आंकड़ा निकालो तो हमारे कार्यकाल में 5% जो है इन्फ्लेशन रहा है, एवरेज इन्फ्लेशन, और उनके यहां पर जब यूपीए के सरकार में डबल जो है ऑलमोस्ट 9% के पास रहा और अगर 2009 से 2014 के बीच में देखें तो लगभग 10% उनका इन्फ्लेशन रेट एवरेज इन्फ्लेशन रहा है और हमारे यहां पूरे 10 साल के कार्यकाल में 5% रहा। उसके बावजूद कि कोविड जैसी मारी हमने देखा है, कोविड जैसे समय देखा है, यूक्रेन का क्राइसिस देखा है जहां पर सप्लाई चेन बिल्कुल बंद हो जाता है, डिसरप्शन था, कंप्लीटली नो सप्लाई चेन, और हर जगह जो है डिमांड की वजह से और सप्लाई ना होने की वजह से बहुत इन्फ्लेशन बढ़ गया था। फिर भी उन सारे इंपैक्ट के लेते हुए भी हमारे देश में इन्फ्लेशन का जो इंपैक्ट है सिर्फ 5% पिछले 10 सालों में। तो आप देख रहे थे जफर इस्लाम का, वो किस तरह से बता रहे थे कि कितना एम्प्लॉयमेंट के मोर्चे पर पिछले 10 वर्षों में जो बीजेपी की सरकार है, एनडीए की सरकार है, उसने काम किया है। उन्होंने एक कंपैरिजन दिया कि 2004 से 2014 के बीच में सिर्फ 2.5 करोड़ जॉब्स हो पाई थी, उनका सृजन हुआ था, रोजगार का सृजन हुआ था, जबकि 2014 से 2024 में यानी 10 वर्षों में जो एनडीए नीति सरकार रही उसके समय में 12.5 यानी 12.5 करोड़ जो है रोजगार उसका सृजन हुआ।
और अब बात करते हैं, एक बार फिर वापस लौटेंगे अपनी खबर पर। उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। ज्यादा उपज और भरपूर मुनाफा भी, दोनों मिलेंगे टोरी से। एक हाथ में खरपतवार की हार और दूसरे हाथ में ज्यादा पैदावार। समझे? IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का टोरी। अब खरपतवार होगा हक्का बक्का, बढ़ेगा मक्का। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब बात करेंगे एक बार फिर से हम जो चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से जो सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आया है मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता दिए जाने की, उसको लेकर के हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हम बातचीत कर रहे थे, अतीकुर रहमान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, इस्लामिक स्टडीज़ के रिसर्चर हैं, और हमारे साथ विनोद मिश्रा जी भी जुड़े हुए हैं। अतीकुर रहमान जी, बीच में आपकी बात रह गई थी, आप कह रहे थे कि जो पुरुषों को मैंने पूछा था कि आखिर दिक्कत क्या है अगर मुस्लिम महिलाएं उनको अगर कोई हक मिलता है, उनका हकूक उनको मिलता है, तो दिक्कत क्या है? जी, तो निखिल जी, मैं ये बता रहा था कि ना सिर्फ उलमा बल्कि तमाम वो लोग जो अपनी बच्चियों को ब्याहते हैं और अपनी बहू बना के घर में लाना चाहते हैं, ये जो मेंटेनेंस का मामला है यहाँ से शुरू नहीं होता है। ये शुरू होता है दरअसल जब निकाह के वक्त में मेहर नाम की एक चीज तय होती है जी। तो प्रोफेटिक ट्रेडिशन ये है, हुजूर का फरमान ये है कि अपनी हैसियत के हिसाब से आप मेहर बांधे। मैंने आज तक की कोई ऐसी शादी नहीं देखी निखिल जी जहां पर मेहर हैसियत के हिसाब से बांधा। करोड़पति लोग भी मेहर बनवाते हैं 25,000, 50,000, 1.25 लाख, 1 लाख। अब ये मेहर की फिलॉसफी क्या है निखिल जी? अल्लाह ताला ये चाहता है कि अगर किसी वजह से सेपरेशन हो जाए हस्बैंड और वाइफ के बीच में, तो ये मेहर की रकम इतनी माकूल होनी चाहिए कि उस लड़की को किसी के दरवाजे खटखटाने की जरूरत ना पड़े। वो खुद मुख्तार अपने आप को इतना माने कि अपने बलबूते पर अपनी आगे की जिंदगी वो जी सके, बावकार जिंदगी, बिल्कुल प्राउडली, किसी के डिपेंडेंसी के बगैर। इसी यहाँ पर मेहर को रौन दिया जाता है, शादी के वक्त में रौन दिया जाता है, माँ बाप द्वारा, जो ससुर है उस द्वारा, जो मेल उसका वुड बी हस्बैंड है उसके द्वारा। ये बुनियादी है। अगर मेहर सही तरीके से बांध दिया जाए हैसियत के हिसाब से, अब अगर सेपरेशन हो जाता है तो इस लड़की को आखिर किसी के ऊपर डिपेंडेंट लेने की जरूरत क्यों पड़ेगी? क्यों इतने सालों बाद भी रिफॉर्म नहीं आ पाया मुस्लिम समाज के अंदर? इतने सालों बाद सुप्रीम कोर्ट ने फिर आपको एक तमाचा मारा, शाहबानू के बाद भी आप सुधरे नहीं। ये बहुत बड़ी एक इंट्रोस्पेक्शन का ये हुआ है यहाँ जी। पर निश्चित तौर पर मुस्लिम समाज को इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए जैसा कि आप कह रहे हैं, लेकिन कम से कम जब कानून की बात आती है तो कानून के दायरे में तो सभी बराबर हैं, तो कम से कम जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो भी सर आंखों पे होना चाहिए था। भाई, जो लोगों ने 79 रुपीज देने पे इनकार कर दिया वो थाउजेंड में कैसे मानेंगे निखिल जी, बताइए ना। मतलब ये एक मिसोजिनिस्ट और पैट्रियार्कल समाज को आप पूरी तरह से एक्सपोज कर रहे हैं। ये नहीं मानेंगे। और मैं आपको बता दूं, देखिए, कम्युनिटी के अंदर जो फीलिंग आज है वो फीलिंग थोड़ा सा अगर मेहनत की जाए तो वो ये जो मौलाना या उलेमा का चंगुल है इससे बाहर आ सकते हैं। सिर्फ करना ये है कि इन तक ये मैसेज पहुंचाना है। और मैं शुक्रगुजार हूं, फराह फैज जी हमारे साथ है, इन्होंने बहुत लड़ाइयां लड़ी है, कामयाब भी हुई है, लेकिन बहुत बड़ी लड़ाई इनके लिए बाकी है। जब तक कि समाज के अंदर खुद सुधार करने की, जब तक कि ये मेहर की रकम, जब तक कि वुमेन्स राइट्स और पोजीशंस को माना नहीं जाएगा कम्युनिटी के अंदर, ये सुधार आना बहुत मुश्किल है। ठीक है, फराह फैज का रिएक्शन ले लेते हैं इस पर। फराह फैज जी, लड़ाई अभी बाकी है और ये कहना है कि ये कम से कम जो मुस्लिम समाज है और जो खासतौर पर जो पुरुष है उनकी मानसिकता को बदलने की जरूरत है। सबसे पहले तो बहुत
आपने कम हमारे स्ट्रगल को जो है समझा इस चीज को। ये बात सही कही है कि अभी हमारे लिए स्ट्रगल बाकी है, बहुत लड़ाइयां भी लड़नी बाकी हैं, और ये चीजें तब तक सुधार में नहीं आएंगी जब तक जो हमारे यहाँ की जो दो संस्थाएं हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और एक जमीयत उलमा हिंद, अगर ये दोनों सीधी हो जाएं तो हमारे यहाँ की बहुत बड़ी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। लेकिन ये लोग अपनी सुप्रीमेसी को कायम रखने के लिए ये हर एक जो मुस्लिम कम्युनिटी के हर एक बंदे को जो है वो गुमराह करते हैं। और क्योंकि क्या है कि जितने भी मुस्लिम इदारे हैं जो कि हमारी सेमिनरीज हैं, जो इस्लामिक इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सारे के सारे इनके यहाँ से गवर्न होते हैं। सारे के सारे मौलाना, मुफ्ती, इमाम, पेश इमाम। चलिए, तो आवाज़ नहीं आ रही है फिलहाल। विनोद मिश्रा जी, मैं चाहूँगा आखिरी कमेंट्स आपके इस पूरे विषय पर, मैं बहुत ही कम शब्दों में। निखिल, मैं अतीकुर रहमान साहब का सुन रहा था। अतीकुर रहमान बहुत चालाकी से साहब ने इस बात को घुमा रहे थे। वो एक तरह से ये परसेप्शन देने की कोशिश कर रहे थे कि ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो बिल्कुल सही है, लेकिन दूसरी तरफ वो अतीकुर रहमान साहब सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गलत भी बता रहे हैं। अब ये गलत कैसे बता रहे हैं कि अतीकुर रहमान साहब जब मेहर की व्याख्या कर रहे थे तो वो इंट्रोस्पेक्शन देखते हैं कि रहने दो, ये सारी चीजें हम खुद फैसला कर लेंगे। अब अतीकुर रहमान साहब देश का संविधान, देश का कानून, जो सुप्रीम कोर्ट ने एक सेकुलर कानून की व्याख्या की है, वो आपके मेहर और उसकी व्यवस्था से ऊपर है। आप किस मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बात करते हैं? किसने बनाया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड? क्या ये एक सरकारी मान्यता प्राप्त संस्था जो है, किसने चुना है इसको? ये सारी चीजें जो आप कह सकते हैं, मैं उसका नाम फ्रॉड तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन ये सीधे सीधे कुछ लोगों की एक पॉकेट संस्था है। आप एक पॉकेट संस्था को 20 करोड़ यहाँ के मुसलमान के और मुसलमान के भविष्य की, मुस्लिम महिलाओं के भविष्य को उनके हवाले छोड़ देंगे। जो आपने सपा के एक सांसद का, पूर्व सांसद का सुना कि वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट देखते हैं मुस्लिम महिलाओं को। ये क्या मजाक बना रखा है? ये देश के नागरिक हैं मुस्लिम महिलाएं, वो उतनी ही नागरिक हैं। रिएक्शन ले लेते हैं, हमारे पास समय बहुत कम रह गया विनोद जी। कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि देश के किसी भी मुस्लिम महिलाओं को ये हक है कि ये सीआरपीसी 125 पे वो गुजारा भत्ता बिल्कुल। इस बात को अतीकुर रहमान साहब को सीधे कहने में दिक्कत क्या है? ठीक है अतीकुर रहमान साहब, ठीक है, मैं चाहता हूं कि अतीकुर रहमान साहब बहुत जल्दी से अपना रिएक्शन दे, हमें डिबेट खत्म करनी है। जी देखिए जी, काफी डिटेल की जरूरत है, मगर मैं आपको बता दूं, कल से 10 चैनल पर मैं जा चुका हूं और पूरी तरह से मैंने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है। ना सिर्फ आज, बल्कि मैं डॉक्टर रफीक चकरिया का रिसर्च असिस्टेंट रह चुका हूं। हमेशा से हम लोगों ने प्रोग्रेसिव माइंड मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर उसको बढ़ावा दिया है। वुमेन्स राइट्स को एसर्ट करने के लिए हमारी कोशिश जारी रहेगी। और ये कुछ लोगों का, विनोद मिश्रा पता नहीं किस सूरत में मुझे देखते हैं, किस तरह से मीडिया हमको पेश करना चाहती है। जिस मीडिया ने मेरा कल पॉइंट ऑफ व्यू मांगा और जब मैंने कहा कि मैं सपोर्ट कर रहा हूं तो मुझे ड्रॉप कर दिया गया, और जो 10 चैनल ने बुलाया वो मुझे बुलाकर फंस भी गए। नहीं, चलिए, कोई बहुत अच्छी बात है कि आप इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। तो किसी भी तरह का अगर कोई कंफ्यूजन था तो वो आपने दूर किया है। बिल्कुल अच्छी बात है कि आप प्रोग्रेसिव माइंड हैं और आप इस फैसले का स्वागत करते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी, आपका भी, और अतीकुर रहमान साहब आपका भी। और अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश में रेलवे ग्रुप डी की भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने दरअसल कार्रवाई को आगे बढ़ाया था, और उसके बाद जो अदालत है उसने 2 सहयोगी दलों के विधायकों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। तो इसको लेकर के तमाम चर्चा हो रही है, और जिन 2 विधायकों के खिलाफ वारंट जारी किया है उनके नाम है